दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके YouTube चैनल में कैरी एग्जाम। कैसे हैं आप लोग। और आज हम बात करेंगे घटना चक्र के समान अध्ययन के पॉलिटी घटना चक्र, जो अध्याय आपका होगा 12। और आज हम बात करेंगे मंत्री परिषद। ठीक है, और इन सभी चीज़ों को बात करने से पहले आपको बता दूं कि 11 नंबर तक सीरीज आपकी हो चुकी है, जो कि PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना देर के अपने नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। नोट्स आपके स्क्रीन पर। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री जो होता है ना, वो क्या होता है, इस सभी का एक नेता होता है, एक तरह का कह सकते हैं हम। लोकसभा का क्या होता है, नेता होता है। ठीक है, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार जो है वो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद उसकी, जिसका प्रधान कौन होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्री परिषद की सलाह का से कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया, परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है। यानी कि कोई ऐसा सलाह हो जिसको राष्ट्रपति को नहीं समझ आता है, तो वह पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के में यह शामिल किया गया। अब यही बात करें हम 74(2) के अनुसार, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 75(1) में के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। यानी कि बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ना, वो राष्ट्रपति करेगा, सबसे पहले 75(1) के अनुसार ये बात कही गई है। और वहीं अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है ना, वो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 75(1) के तहत 1 के अनुसार मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। यानी कि जितने भी हैं आपके मेंबर, ठीक है, मान के चलिए 500 हैं, तो 500 में याद रखिएगा कम से कम 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं। संविधान के 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपयुक्त प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का परिषद होती है। मंत्री जो उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी के अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं, और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। कौन होता है, कैबिनेट जो सचिवालय होता है वो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, और इसका जो प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विस बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। और अनुच्छेद 15(75)(5) के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह के किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसका क्या होता है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी कि मिनिमम उसे 6 माह तक बिना किसी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भी वह मंत्री बना रह सकता है। लेकिन 6 महीने के बाद उपरांत ये क्या होगा, ये मंत्री पद से इस्तीफा इनको देना पड़ेगा, मंत्री पद इनकी समाप्ति हो जाएगी। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के शपथ को राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है, दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, और संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है ना, मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री करता है। और अनुच्छेद 78 के अनुसार जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधायन के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। और 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, और वर्तमान में केंद्र मंत्रालयों की संख्या कुल 51 है। कितने हैं, 51 है।
प्रश्न की ओर अपने बढ़ते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। और यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि उन्हें 6 माह तक का समय मिलता है कि वह किसी सदन का सदस्य ग्रहण कर लें। ठीक है, तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, तो सी होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है, सी। मात्र 2 और 3 4 सही है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है, और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74(1) के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, और अनुच्छेद 75(1) के तहत अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और अनुच्छेद 75(5) के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि संसद का सदस्य नहीं है तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है और मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के नाम मात्र का नेता है। बी, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सी, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। और डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। तो आंसर आपका डी होगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। ठीक है, आर्टिकल 74(1) के तहत ये बात आपको बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री होता है, कौन होता है, तो नियुक्ति होता है। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और भारत का प्रधानमंत्री मुख्य क्या है, तो केंद्रीय सरकार का वो क्या होता है, प्रधान होता है, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 के में प्रावधान दिया है कि उनके दायित्व क्या है, तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, सभापति के, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका क्या है, तो प्रधानमंत्री के गोपनीयता किसको प्रदान करना है, तो राष्ट्रपति को है। ठीक है, दायित्व है प्रधान, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनों के संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित राष्ट्रपति को सूचित करें। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है सूचना प्रदान करने का इनको अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को सूचना दे जो भी कार्यपालिका में चल रहा है। ठीक है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है, तो शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों और कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य के मंत्रीगण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा। राइट आंसर क्या होगा इसमें, सी होगा। ठीक है, और सॉरी बी होगा, मंत्री स्तर के मंत्री। क्वेश्चन नंबर, अब हम देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में हुई 44वें संविधान संशोधन से है। किसमें है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र मंत्रिमंडल का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 352 में है। ठीक है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं तो कौन होते हैं, मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री। तो आपका केवल कैबिनेट मंत्री ही मंत्री कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो भी आर्टिकल 352 में। याद रखिए, देखिए बीपीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मंत्रिमंडल का नाम मात्र शब्द किस में प्रयोग हुआ है, तो याद रखिएगा 352 आर्टिकल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, संघ संदर्भ के में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन गोपाल स्वामी अयंकर समिति के सुझाव दिया कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। सेकंड, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिकों विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। तो आपका राइट आंसर केवल सेकंड ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है।
सेकंड, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर बी, केवल सेकंड ऐसा है जो हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है वास्तविक कार्यपालिका। और नाम मात्र कार्यपालिका किसे कहा गया है? तो राष्ट्रपति को कहा गया है। वैसे किसके पास होता है वास्तविक? तो प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों को उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही प्रधानमंत्री के नाम से ही की जाती है। तो सेकंड वाला गलत है, राष्ट्रपति के नाम पे की जाती है। तो यानी कि फर्स्ट केवल है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ए, वे अविश्वास प्रस्ताव के स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। बी, वे अपने निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। सी, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। और डी, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। कब? जब यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन में सदस्य हैं तो। ठीक है। अब हम बात करें भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पद मुक्ति को विवेचित करता है? तो आर्टिकल 75 के तहत मतलब अनुच्छेद 75 के तहत ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद की नियुक्ति एवं पद नियुक्ति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। बी इज द राइट आंसर। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। और फिर भी राज्यसभा में से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। यानी लोकसभा मतलब जो आपका आम चुनाव होता है केंद्र सरकार की तरफ से, मतलब चुनाव आयोग की तरफ से। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय क्या होता है? ए, जरूरी नहीं है कि वह दोनों सदनों में से एक का अवश्य रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर अवश्य रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब ए आपका राइट आंसर है। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का अवश्य रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो ये जहां तक। और सी, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ए ही सही है। जरूरी नहीं है कि वह सदन के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। तो आपका सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु अगर आपकी है तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ठीक है। अब वहीं राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आप 35 वर्ष की आयु हो जाइए तो आप राष्ट्रपति भी बन जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करेगा और राष्ट्रपति शपथ भी दिलाएगा प्रधानमंत्री को। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है। अब वह व्यक्ति संसद, लोकसभा या राज्यसभा का होना आवश्यक है अथवा 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा। लोकसभा के सदस्य से कम 25 वर्ष की आयु तथा राज्यसभा सदस्य से कम 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। अतः प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है,
प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। अगर आप वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के बारे में अगर आप सोचते होंगे कि जनता द्वारा चुना गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 19, और लिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्य में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल सहयोगी का चयन करेगा। सी, अपने मंत्रिमंडल में से मंत्रियों के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक प्रयोग करता है। डी, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी का चयन करने के लिए में समिति शक्तियां रखता है, क्योंकि वह स्वविवेक का प्रयोग करता है, भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। मतलब अपने अकॉर्डिंग वह किसी भी मंत्रिमंडल में किसी भी मंत्री को रूप में काम करने के लिए व्यक्ति का चयन कर सकते हैं। कौन? तो प्रधानमंत्री। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। कितने माह तक? 6 माह तक। 6 माह के बाद किसी दोनों सदनों में से किसी सदन का वह सदस्य होना अनिवार्य होता है, अदरवाइज उस पद को से मुक्त कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री पद के मुक्त हो जाना पड़ता है। तो कितने बाद? 6 वर्ष के बाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल सही जवाब। बी, संसद का सर्वमुख्य कार्य है कि मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, बिल्कुल सही जवाब। सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, बिल्कुल गलत, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। टी, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपका विश्वास मत है तभी आप सरकार में बने रहेंगे, अदरवाइज आपको सरकार से बेदखल कर दिया जाएगा और चुनाव फिर से कराया जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी है, सी है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। किसके प्रति? तो लोकसभा प्रति। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अच्छा किसके तहत होता है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री की ही लोकसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसमें होगा लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, तीसरा अनुच्छेद 75(3) के अनुसार और चौथा अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। तो आपका राइट आंसर बी होगा, 1, 2, 3। ठीक है, 25, मंत्रिपरिषद का उत्तरदायी होता है ए, राष्ट्रपति के प्रति, बी, प्रधानमंत्री के प्रति, सी, अध्यक्ष के प्रति और डी, संसद के प्रति। तो आपका आयोग ने इसका आंसर स्टार लगाया है, तो इसका आंसर क्या होगा? 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः निकटतम उत्तर संसद होगा, क्योंकि लोकसभा में सदस्य विकल्प नहीं दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए, संसद के प्रति, बी, राष्ट्रपति के प्रति, सी, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति और डी, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के प्रति। तो ये आपका आंसर तीनों नहीं होगा, लोकसभा प्रति आपका होता है, लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें नहीं दिया है, लेकिन आंसर आपका क्या होगा? लोकसभा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 74(3) के तहत में आपका दिया गया है। ठीक है, 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 27, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? पहला ए, प्रधानमंत्री के प्रति, बी, राष्ट्रपति के प्रति, डी, राज्यसभा के प्रति और डी आपका लोकसभा के प्रति। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी संसद के प्रति और डी केवल लोकसभा के प्रति। तो किसके प्रति होते हैं? तो लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ए संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। बी संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। और आपका केवल ए सही है, केवल बी 1 और दोनों सही है, और सी ना तो 1 ना तो 2 सही है, और केवल 2 सही है। तो आपका राइट आंसर केवल 1 सही है। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। कथन ए भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने के पात्र होते हैं। तो आपका इसका कथन क्या है? कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, और कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, और सी ऑप्शन कथन सही है पर कारण गलत है। कथन गलत है पर कारण सही है। तो आपका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 75 एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। कथन ए गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री के सिफारिश के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो अनुच्छेद 75(5) के अनुसार 6 माह के भीतर आप किसी भी सदन के सदस्य का ग्रहण करके आप मंत्रिपरिषद को मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। बिल्कुल सही जवाब। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे। बिल्कुल सही। तीसरा, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सूचित करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री विधि को बनता जो है वो राष्ट्रपति का काम क्या होता है? उस पर सिग्नेचर करना, उस चीज़ को पुनर्वलोकन के लिए दोबारा भेज सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका दूसरा और तीसरा होगा, यानी कि केंद्र में मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ऐसा कुछ कथनों पर मतलब ऐसा कुछ सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? दूसरा और तीसरा सही होगा। ठीक है, तो इसका बी इज द राइट आंसर। 32। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है जो परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? ए वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। बी प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। सी प्रधानमंत्री भारत के सभी भागों में प्रतिनिधित्व हो। डी अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पद त्याग करने का संसद में निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करेगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे खुद क्या करना चाहिए? त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कौन कार्य करती है? तो विधायिका रहकर कार्य करती है। किसके रहकर? तो राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है जो कि ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका मंत्री परिषद यानी सामूहिक रूप से विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रह कर सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव है जो भारत में मंत्री परिषद रख सकती है। क्वेश्चन नंबर आपका इसका आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 35। किस सदन में सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा? तो लोकसभा में अगर मंत्री परिषद में अगर बहुमत मान के चलिए कोई सीट आपका 272 है, तो अगर 272 में आपका अगर
272 में 250 हो जाते हैं, 50 लोगों संसद जो है सहमत में बहुमत सहमति देते हैं और हमारा बहुमत 272 है। और वहाँ तक अगर कोई सरकार जो प्रेजेंट टाइम में है अगर वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रही है बहुमत तक, तो वो सरकार क्या होगा, जो भी मंत्रिमंडल होंगी वो सब सरकार वहाँ पे गिर जाएगी। और सरकार गिर जाएगी तो सभी मंत्रिपरिषद को लोकसभा के त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 36, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में प्रधानमंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा के व्यक्तिगत वक्तव्य देने के किसकी अनुमति आवश्यक होती है? तो स्पीकर की। स्पीकर मतलब जो आपका अध्यक्ष होता है लोकसभा का। लोकसभा के प्रक्रिया के संचालन संबंधित नियम 199 के अंतर्गत मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा के व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता है तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने वक्तव्य त्यागपत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और यह मंत्री अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। क्वेश्चन नंबर 37, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए कितनी? तो कम से कम 50 होनी चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा में प्रक्रिया के संचालन में संबंधित नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के न्यूनतम सदस्य तो 50 होंगे। ठीक है, कितने होंगे? तो 50 है। आपका राइट आंसर डी। भारत में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो राइट आंसर आपका होगा सी, ए और 2, मतलब 1 और दोनों सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी कौन? मंत्रिपरिषद। अविश्वास प्रस्ताव मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118(1) के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अतः लोकसभा के अपने नियम 158 के में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में ना होकर लोकसभा के नियम 198 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में कौन सी स्थिति सही स्थिति नहीं है? पहला, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना। बी, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए। सी, वैकल्पिक व्यवस्था में अभिप्राय है यथा संभव शीघ्र नई सरकार की गठन हेतु आम चुनाव करा जाए। और डी, अपदस्थ मंत्रियों को अपने पद से नई सरकार बनने पदभार का निर्वाह करेगी। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हाँ सही है, बिल्कुल। कई लोग कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अगर कोई सरकार नहीं रह गई, अगर सरकार गिर जाती है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ये आपका क्या है? यह स्थिति सही नहीं है, यानी कि ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें क्या सही हो सकता है कि स्थिति है, तो राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था में अभिप्राय है सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था नई सरकार का गठन होने के तक वही मंत्रिपरिषद कार्य करेगी। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का कौन सा नेता नेहरू कैबिनेट से पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? तो कैलाश नाथ काटोजी, मतलब सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कैलाश नाथ काटोजी नेहरू कैबिनेट 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे और इसी वर्ष वे देश के तीसरे गृह मंत्री बने। 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया था और वे 1957 से 62 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। कौन? तो कैलाश नाथ। अब हम बात करेंगे 42, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो इनमें कोई आंसर नहीं दिया गया। जैसा आपको बताया गया, स्वतंत्र भारत वित्त मंत्री के आर
प्रणब मुखर्जी थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 17 अगस्त 1948 तक इस पद पर रहे और उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था और 1948 में जॉन मैथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो भीमराव अंबेडकर। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? ए फर्स्ट जगजीवन राम, सेकंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और थर्ड CH भाभा और डी फोर्थ सरदार वल्लभ सिंह। तो आपका राइट क्या होगा इसमें आंसर? तो CH भाभा, यानी कि ये आपका राइट आंसर है। प्रश्नगत व्यक्तियों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में पोर्टफोलियो इस प्रकार था: जगजीवन राम श्रम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, CH भाभा वाणिज्य, सरदार वल्लभ बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। और इन व्यक्तियों को तो पुनर्गठित अंतरिम सरकार में पोर्टफोलियो इस प्रकार था: जगजीवन राम श्रम, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, CH भाभा खान और विद्युत कार्य और सरदार बलदेव सिंह रक्षा। उपयुक्त स्पष्ट है कि इस प्रश्न में सही उत्तर डी होगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 45, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके देवगौड़ा थे। ठीक है, देवगौड़ा थे, 12वें प्रधानमंत्री थे भारत के। और प्रेजेंट टाइम में कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को शामिल करके HD देवगौड़ा थे, जो 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 इस पद पर रहे। और इस संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, भारत प्रधानमंत्री को और उनके कार्यालय सम्मिलित कीजिए। देवगौड़ा कब थे? तो देवगौड़ा 1996 से लेकर 97 तक थे। ठीक है, और हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपके चंद्रशेखर कब थे? तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चंद्रशेखर आपके कब थे? बिल्कुल सही जवाब है चंद्रशेखर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा इसका? 1996 से लेके 1997 तक होंगे। ठीक है, 1 जून 1996 से लेके 21 अप्रैल 1997 तक कौन थे? HD देवगौड़ा। अब चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से लेके 21 जून 1991 तक, यानी कि आपका तीसरा आंसर होगा। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक थे, यानी कि आपका ये ए ऑप्शन होगा। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराला कौन थे? 21 अप्रैल 1997 से लेकर 1998 तक। ठीक है, और लास्ट वन आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह 79 से लेकर 90 तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो कौन हुए हैं सबसे ज़्यादा? तो डी उपयुक्त सभी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो आपका जवाहरलाल नेहरू हैं, और फिलहाल अभी इनमें सभी हैं। ऑप्शन डी इज द उपयुक्त सही आंसर है। ठीक है, और 48, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? तो किन्होंने किया था? तो 4 ऑप्शन है, और इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनके कौन कौन थे इस पे? तो आपके होंगे गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने क्या किया था? यानी कि ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम इनके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्रित्व काल में समयांतराल नहीं था। गुलजारी लाल नंदा पहली बार 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक, दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक 2 समयांतराल में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए। और इंदिरा गांधी 1966 एवं 1980 में, और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में और दूसरी बार 1998 में 2 समानांतरालों में भारत के प्रधानमंत्री हुए। अतः स्पष्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है ना देश के बाहर हुई? तो किसकी हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री। आपका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर
50 निम्नलिखित में से राज्यों में उनके संबंधित मुख्यमंत्री को मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के? अविभाजित आंध्र प्रदेश के थे। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। और मोरारजी देसाई बम्बई के थे। मोरारजी देसाई बम्बई के थे। एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा कहाँ के थे? कर्नाटका के थे। ठीक है, ये आपके प्रधानमंत्री कहाँ के राज्य के थे? कर्नाटका के। चरण सिंह, चरण सिंह कौन थे? तो अविभाजित उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, अविभाजित जब विभाजित नहीं हुआ था उत्तराखंड से, तो उत्तर प्रदेश के कौन थे? चरण सिंह। नरेंद्र मोदी तो इस समय वर्तमान के गुजरात के हैं। तो आप इस राइट आंसर को लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 51 पे। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने के पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? एच.डी. देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई। तो राइट आंसर चंद्रशेखर, वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे प्रधानमंत्री बनने से पूर्व। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, जबकि एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटका के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के और मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो चंद्रशेखर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो आपका राइट आंसर चंद्रशेखर थे। कौन थे? चंद्रशेखर थे। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? कौन उपस्थित नहीं हुआ था? तो आपके राइट आंसर क्या होंगे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1989 से 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन होगा? डी होगा, जैसा आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रह चुके हैं? तो आपका 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी लोग। पी.वी. सिंह, आर. वेंकट रमन, वाई.बी. चौहान और प्रणब मुखर्जी, यानी कि आपका डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो प्रधानमंत्री आपके उस समय नरसिंह राव द्वारा। और उस समय कौन थे, किन्होंने, किसके द्वारा हुआ था? तो याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ये सब किया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के पूर्व वित्त मंत्री, भारत के रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधित्व। कौन सा सही नहीं है? तो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं सही है। ठीक है, बाकी सब सही है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के और भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, यानी कि प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 58, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहाँ के थे? तो राजस्थान में राज्यसभा के सदस्य थे। कहाँ के? तो असम के राज्यसभा के सदस्य हैं। डी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। वे असम राज्य से सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। उसके पश्चात वे लगातार असम में ही 1996, 2001 और 2007 तथा 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने। वर्तमान में 2019 से वे राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण, संसदीय प्रणाली के मंत्रियों को उत्तरदायित्व क्या होता है? उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके कथन देखते हैं, नीचे दिए गए हम कथनों को पहले विचार करते हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी, कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं। कथन सही है पर कारण गलत है। कथन गलत है पर कारण सही है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। कथन कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? बी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कुछ फिर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। बिल्कुल सही जवाब। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो
इसका राइट आंसर क्या है, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ना ए का सही व्याख्या नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के पद पर या उप मुख्यमंत्री के पद का कोई उत्तरदायित्व का निर्वहन का उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री परामर्श अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है ना वो कथन का सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 में उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन कौन करता है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, संविधान के प्रावधानों कर हुआ है। ठीक है, यानी कि अपने वैकल्पिक है, प्रधानमंत्री चाहे तो उप प्रधानमंत्री पद का कर सकता है, किसको सलाह देकर, राष्ट्रपति को सलाह देकर, सलाह के द्वारा वो उप प्रधानमंत्री पद का किसी मंत्रिपरिषद में से किसी को बना सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है और प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, ना तो 1 है ना तो 2 है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, अतः कथन 1 गलत है। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक जो प्रमुख है ना वो कैबिनेट सचिव है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है, और कथन 2 भी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के आसीन सदस्य होंगे। ठीक है, और दूसरा, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर डी, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, क्या नहीं होगा, तो यहाँ पे केंद्रीय सरकार के संदर्भ में इस पे जो विचार कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, यह दोनों नहीं होगा। अब संविधान के 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है ना लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किसके अकॉर्डिंग, तो याद रखिएगा 75(3) के अनुसार। ठीक है, मंत्रीगण संसद के प्रति सदन के सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार नियुक्ति मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य होने पर 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। मतलब वो जरूरी नहीं है कि लोकसभा का ही हो, वो राज्यसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का होकर भी वह मंत्रीगण में मंत्री बन सकता है। ठीक है, अन्यथा समावधि बीत जाने पर मंत्री नहीं रह सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कैबिनेट समितियों में से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। संविधान कैबिनेट समिति का उल्लेख नहीं है। सब कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। कथन 3, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो यह आवश्यक नहीं है कि वे समिति के अध्यक्ष हों। कथन 4, संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर है कथन 1, मतलब ये भी आपका राइट आंसर डी होगा। कथन ए एवं 2 सही है, लेकिन जो 4 और 3 और 4 है वो गलत है, यानी कि आपका इसका आंसर क्या है, तो आंसर इसका होगा संविधान कैबिनेट समिति के उल्लेख नहीं है। ठीक है, कैबिनेट के जो प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थितियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित भी की जाती है। तो आपका 1st और 2nd कथन सही है और 3rd और 4th गलत है। इस तरह आपका क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन है, तो आपका राइट आंसर है मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, यह सबसे ज़्यादा उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बात बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करने से लोकसभा में सदस्यों कुल संख्या से 15% अधिक नहीं होगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर बी, 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में खंड 1 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी, यानी टोटल 15% तक ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा
मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% की समस्या वो समय सीमा तो 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत यह जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 68, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, वर्तमान केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। तो अभी राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर इसका होगा आपका ए, केवल एक। अभी वर्तमान में 51 है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 69, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो श्वेत पत्र। कौन सा है? तो श्वेत पत्र। राइट आंसर याद रखिएगा, अधिकारी दस्तावेज कौन सा है? तो श्वेत पत्र, ठीक है, जिसे हम व्हाइट पेपर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? गोपाल स्वामी अयंकर, मतलब कि राइट आंसर ए है, ठीक है। एन गोपाल स्वामी अयंकर ने वर्ष 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट रिकग्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी में अनुशंसा की थी कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विस के रूप में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उत्तरदायित्व मंत्रियों के लिए एक नए सामूहिक समूह की स्थापना की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल का सचिवालय कार्य है? तो मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के सचिवालय सहायता और मंत्रालयों के लिए वित्तीय संसाधनों का आवंटन। तो आपका राइट आंसर सी सिर्फ होगा इसका, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, यानी कि आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? सी होगा, ठीक है। अब इसके हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय को नियम की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया है कि इस सचिवालय की आवंटित विषय मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवी मतलब सेक्रेटरियल सहायता कार्य के नियम मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडलीय समितियों को उपलब्ध कराई जाने की वाली सचिवी सहायता में शामिल है। प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करना, मंत्रिमंडलीय बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करना, कार्यसूची में संबंधित दस्तावेज का वितरण करना, किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना, प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड का वितरण और मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन और निगरानी करना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, तो सी आंसर इज सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। राइट आंसर सी होगा, ठीक है। इसके हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन होंगे? तो ये भी प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो 1951 में सृजित किया गया था क्या? संसदीय सचिव का पद। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद 1991 में सृजित किया गया था और संसदीय सचिव का उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है, ठीक है। और यह एक तरह से आईएएस ही होते हैं। इसमें संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं मतलब, तो आप इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। राजीव गांधी का कर्मभूमि, ठीक है, कर्मभूमि नहीं है, समाधि उनका क्या है? वीर भूमि है। और JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, LB शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल और राजीव गांधी कौन सा है? तो वीर भूमि है, ना कि कर्म भूमि है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जय जवान। क्वेश्चन नंबर 76, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कब दिया था? तो 1946-64 से 66 तक इन्होंने थे। भारत पाकिस्तान उस समय युद्ध 1965 में हुआ था, तो उन्होंने ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की समाप्ति हो गई और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा प्यार देंगे जैसे पिछले वीडियो को आपने प्यार दिया था, और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप वायरल कर देंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा महान्यायवादी, महाअधिवक्ता और नियंत्रण महालेखा परीक्षक। तो जय हिंद, जय